हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी प्रिलिम्पल्स। गाइज, आज हमारा पॉलिटी का सेशन होगा जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने एनवायरनमेंट, ओके, देन एनवायरनमेंट के बाद हमने साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। इसके साथ साथ अभी हमारा पॉलिटी के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, तो इसके साथ हम लोग सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आज यहाँ पे मैं पास्ट ईयर के 2023 से लेके 2022, 2021, 2020 एंड 2019 ये सारे पॉलिटी के सेक्शन सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पे देखने वाली की बात ये है, पॉलिटी में ना ज़्यादातर लॉजिक्स लगते नहीं है। पॉलिटी में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉलेज से ही निकलेंगे। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके लॉजिक से निकलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। बट आपका पॉलिटी का बेस या फिर फाउंडेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़नी होनी चाहिए आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग 2023 के पेपर से स्टार्ट करेंगे, ओके, देन 2022 पे आएंगे, देन 2021, देन 2020, 2019, ये सारे 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो 23 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विथ एसेंस, ओके, विथ एसेंस टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, इन एसेंस व्हाट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। किसी आंसर की ने जैसे वाजीराम ने ए दे रखा है, या फिर वाजीराम ने सी दे रखा है, या फिर विजन ने ए दे रखा है, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। बट हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ओके, दो चीजें होते हैं, एक ड्यू प्रोसेस लॉ होता है, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है। इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करते हैं, एज इन अगर अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो लॉ कितना भी क्रूअल हो या फिर कैसा भी हो, उसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा उसको, उसको एक एग्जाम्पल के बात समझ सकते हैं। ओके, एक रैंडम एग्जांपल है, ऐसे इसको एब्सोल्यूट सेंस में मत लीजिए। समझो कि एक बंदा रोड से चल रहा है। एक तो लॉ ऐसा है कि अगर आप रोड के लेफ्ट साइड से चलोगे तो आपको 100 रुपये का या फिर 10,000 का चालान भरना पड़ेगा, और अगर आप रोड के राइट साइड से चलोगे तो आपको कोई चालान नहीं भरना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है कि अगर आप रोड के लेफ्ट साइड से चलोगे तो आपको 1,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, एक प्रोसीजर बनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हर एक चीज होगी। ओके, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलेगा वो कितना आर्बिट्री है और वो लॉ कितना सही है, फिर एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब वो बोलेगा कि अपने लॉ तो बना दिया, बट वो लॉ आर्बिट्री है क्या, वो ये चेक करेगा। तो इसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत जरूरी है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में मेनका गांधी केस, ओके, मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 से थोड़ा बहुत लागू होना चालू हो गया। ओके, अब मेनका गांधी केस पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पे एक क्वेश्चन है, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आंसर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक काफी ब्रॉड टर्म है। ओके, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है, बट इसके साथ ये भी हो जाता है कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है। ये ऑब्वियसली यही है ना, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो कितना आर्बिट्री है वो देखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, और वो कितना जायज़ है, इसके लिए फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है इसका आंसर। ओके, तो आइदर इट विल बी आंसर ए और सी। देखो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये तो होना ही नहीं चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये भी नहीं है। अगर आप ए और सी में करके आ रहे हो तो अच्छी बात है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका कोई लॉजिक बनेगा ही नहीं। अगर आपको आता है तो आता है, अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं। इन इंडिया, ओके, ढंग से पढ़ो। इन इंडिया prisons are managed by state government with their own rules and regulation for their day to day administration. Again 2021 में क्वेश्चन आया था प्रिजन से रिलेटेड, 2022 में क्वेश्चन आया था प्रिजन से रिलेटेड, अगेन 2023 में आया क्वेश्चन। ठीक है,
तो अगर आप 21 का पेपर अच्छे से एनालिसिस किया रहेगा तो आपको पता होगा कि प्रिजन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू कर लोगे। तो अगर जैसे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू कर लूंगा तो मेरा सी ऑप्शन हट जाएगा। अब इन इंडिया प्रिजन आर गवर्नड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके, अब मुझे बताओ प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। जस्ट बिकॉज यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था प्रिजन, ठीक है, तो वही जो हमने प्रैक्टिस है वो फॉलो की होगी, तभी जाके प्रिजन जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया। अगर ये लॉजिक लगाओगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो और दोनों को अगर बीच में बिकॉज लगा दोगे तो दोनों भी एक साथ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए की वजह से ए स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज हम बी को फॉलो करते हैं। ओके, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। In India, which of the following constitutional amendment was widely believed to enact to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? Okay, ये वाला क्वेश्चन बहुत सही है। ओके, इसको ना थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए क्या है, 44th एंड 86th। ओके, 86 तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या बोलोगे आप, सर 42nd एंड 44th सिमिलर लग रही है, तो दोनों में से एक हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, पॉलिटी में लगेगा आपका फाउंडेशन अच्छा, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कोई अमेंडमेंट था क्या जिससे आपको लगे कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो सकता है, कि उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था लैंड रिफॉर्म। ठीक है, और जो भी चीज हम लोग लैंड रिफॉर्म में रखते थे वो फंडामेंटल राइट के बाहर था। ठीक है, मतलब उसके वजह से अगर मुझे कुछ चीजें लैंड रिफॉर्म लाने थे, अगर मैंने कोई भी एक्ट या फिर कोई भी लॉ लैंड रिफॉर्म में प्लेस कर दूंगा, ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लैंड रिफॉर्म आया था, तो उसके वजह से मैं फंडामेंटल राइट को अगर वो वॉयलेट भी कर रहा है फिर भी मैं उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज वो लैंड रिफॉर्म के अंडर था। मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि जो लैंड रिफॉर्म था वो कौन से शेड्यूल में आता है? ओके, सिंपल है, सबको पता होगा, TEARSOFOLDPM, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th शेड्यूल। ओके, लैंड रिफॉर्म आता है 9th शेड्यूल में। ओके, तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से हम लोग शेड्यूल याद रखते हैं। ओके, चलो फिर इसका आंसर होगा आंसर ए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। ओके, कुछ ऐसा जैसा कुछ घुमा फिरा के नहीं है, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया, ओके, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हैं, इसमें से बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, ये स्टैट्यूटरी थी बट 102nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिला है। ओके, अब बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये दोनों बॉडी का डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो है जिसको आर्टिकल, लाइक लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उससे बनी है। जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर बनी है, तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सर देन व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। ओके, वो हो जाती है स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, तो पहले क्या, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट से बना था, तो पहले वो स्टैट्यूटरी, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो है एक्ट से बनी है, इसके वजह से दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो 1 है, 2 नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है, गवर्नमेंट के एक्शन से बनी है। एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
तो इसका आंसर होगा ओनली 1। आई होप आपको स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डिफरेंस समझ में आया होगा। चलो, यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ओके, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछते हैं। ओके, हर साल पूछते हैं। इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, इट अनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड द गवर्नमेंट, इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन का यही जरूरी है कि डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है, बट उसी के साथ साथ आपको लिमिट भी करता है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि गवर्नमेंट ये काम करेगा, वो काम करेगा, बट उसके साथ साथ बोला भी है कि गवर्नमेंट ये वाले चीजें अपने हाथ में नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं, गवर्नमेंट फंडामेंटल को एक्सीड नहीं कर पा सकती। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल को सेव करते हैं। ओके, एंड फंडामेंटल राइट्स ओके आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी एंड सोशल सिक्योरिटी। नहीं है तो नहीं है भाई। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको वापस दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन प्रेसिडेंट से रिलेटेड था। ओके, क्या है क्वेश्चन? पढ़ते ढंग से। In the election of the president, India is in the election of the president of India is declared void by the Supreme Court. Supreme Court ने अगर उसको void कर दिया, all act done by him or her in the action performance of a duty in her office before the date of decision before become invalid. बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के चैप्टर में लक्ष्मीकांत में बहुत ही हाईलाइटेड लाइंस में दे रखी है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर नल एंड वॉइड भी हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया, तो प्रेसिडेंट ने जितने भी काम किए होंगे वो इनवैलिड नहीं रहेंगे, वो वैलिड ही रहेंगे। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। The election for the post of the president can be postponed on the ground that some legislative assembly has been dissolved and election are yet to take place. अब देखो क्या बोला है कि कैन भी बोला है, कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड, बट अभी ऐसा कैसा पोस्टपोन हो गया है क्या? नहीं हुआ है, और ऐसे इलेक्शंस हम लोग नहीं पोस्टपोन कर पाएंगे। ओके, देन दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो मैं जैसे बोल रहा था ना, यूपीएससी में ना लॉजिक्स कम लगते हैं और आपको फैक्चुअल चीजें फाउंडेशन पता होना, सॉरी पॉलिटी में लॉजिक्स कम लगेंगे, आपको फाउंडेशनल चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसीलिए लिए बोलते हैं ना, अगर पॉलिटी के 12 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप नियर अबाउट 10 क्वेश्चन तो सही करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribe the time within which has to declare their assent. यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। ओके, पॉकेट वेटो है, वेटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, अपने वेटो पावर का सुना पढ़ा होगा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई टाइम प्रिस्क्राइब कर नहीं रखा है, तो द आंसर विल बी डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the finance bill and money bill in Indian Parliament, consider the following statement. When the Lok Sabha transmitted the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. देखो अब यहाँ पे ना फाइनेंस बिल की बात करिए, राज्यसभा उसी चीज को अमेंड कर सकते हैं जो मनी बिल से रिलेटेड नहीं होगा प्रोविजन। ओके, दैट इज आर्टिकल 10 से रिलेटेड, बट यहाँ पे डायरेक्टली फाइनेंस बिल की बात करिए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ओके, व्हेन द मनी बिल ट्रांसमिटेड when the Lok Sabha transmitted money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make the recommendation. This is a true statement. ओके, नहीं रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं। बहुत बेसिक है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बताना नहीं है, अभी पढ़ाना नहीं है। ओके, in the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill. This is a true statement. यहाँ तक तो true है, but joint sitting become necessary for the finance bill. नहीं, ये भी जरूरी नहीं है।
ठीक है, उसी मुद्दों पे बात होगी जो मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 से बाहर होगी। ओके, देन यहां पे द आंसर विल बी ओनली वन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज कम्युनिटी रिजर्व, ओके, कम्युनिटी रिजर्व की यहां पे बात हो रही है। ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट आर करेक्ट? लॉजिक अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, लॉजिक। ओके, देखो, द चीफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट, इसको ऐसे ही रखता हूं। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच प्लेस। अब देखो, अगर कुछ ऐसा होता है तो वहां पे रिजर्व करके रखा है, तो हंटिंग क्यों अलाउ करेंगे यहां? ये तो बेसिक स्टेटमेंट है, हंटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वैसे भी हम लोग हंटिंग के खिलाफ ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, देन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सच पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, नॉन टिम्बर, देखो नॉन टिम्बर का कुछ इशू ही नहीं है। हम लोग जो टिम्बर होते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी वगैरह लेना, वो वहां पे हम लोग उसके अगेंस्ट है। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स मतलब माइनर प्रोडक्ट्स होता है, वो तो चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो मुझे एक और दो ट्रू स्टेटमेंट मिल गई। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू अलाउड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब देखो, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे जूम कल्टीवेशन। अब मुझे बताओ, जूम कल्टीवेशन को अलाउ करेंगे क्या? जंगल के जंगल काट के वो वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट ना, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये तो गया। अब देखो, ओनली 4 निकाला आपने, ओनली 1 निकाला, अब ओनली 1 और ओनली, देखो तो ये 2 तो ट्रू है। अब यहाँ पे आपको रिस्क लेना है। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। बोल सकते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बोल सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो आंसर विल बी सी, क्योंकि यहां पे कोई एक्सट्रीम नहीं लग रहा है ना, देर इज नो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हियर। ओके, चलो देन नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू द शेड्यूल एरिया, ओके, विद रेफरेंस टू द शेड्यूल एरिया, बताओ आगे की चीज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल्ड एरिया के बारे में देखो, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में 2022 में भी क्वेश्चन आया था, देन 2022 में क्वेश्चन आया था, देन 2019 में भी क्वेश्चन आया था शेड्यूल्ड एरिया के बारे में। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ शेड्यूल टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द चीफ मिनिस्टर of the concerned state are required to submit annual report to the Union Home Ministry of the administration of scheduled area in the state। अब मुझे बताओ ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो चीफ मिनिस्टर की क्यों बात होगी? गवर्नर करेगा, गवर्नर करेगा ना ये सारी चीजें, प्रेसिडेंट क्यों ही करेगा? ओके, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया in the district and the lowest cluster area in the block. Okay, the largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest, देखो पंचायत राज सिस्टम किया अच्छे से, ठीक है, तो अगर पंचायत राज सिस्टम अच्छे से किया रहेगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट ही होगा ना, एंड द लोएस्ट ब्लॉक लेवल पे ही चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी ओनली 2। इसमें ना मैं एक ही बात बताऊंगा, ठीक है, एक ही बात बताऊंगा, अच्छे से सुन लेना। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन नेवर डिफाइन क्लासीफाई। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन नेवर डिफाइन, नेवर क्लासीफाई। ओके, अगर ऐसा कुछ दिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई दिस, दो आग बंद करके उसको रॉन्ग मार्क करके आओ। तो जैसे यहाँ पे आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन नेवर डिफाइंस एनीथिंग, तो इसका आंसर विल बी डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहला तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मुझे इसके वजह से। ओके, देन नेक्स्ट। इसके लिए मैं बोलता हूँ ये असर्शन एंड रीजनिंग बहुत सही होते हैं। ओके, अब देखो स्टेटमेंट, पहले देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन।
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि अगर 26 नवंबर होगा या नहीं होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं और ये इस टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन उसी के लिए करते हैं। बेसिक नॉलेज भी आपको पता रहेगी देन 26 नवंबर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक है, अगर आप प्रियम्बल वाला चैप्टर करोगे तो आपको ये पता चलेगा। On 26 November 1949, the Constitution of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare a okay। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये कोई भी बोल सकता है, अगर 9 से क्या भी रहेगा, ठीक है, कि भाई साहब 26 नवंबर 1949 में कमिटी फॉर्म की थी या कमिटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू द होम गार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट रूल्स एंड द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मुझे पता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, बट यूपीएससी कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है, तो मैंने इसको हाईलाइट करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं पता। द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू रिजर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स फॉर द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो, पुलिस के लिए बोल रहे हैं, पुलिस किसका सब्जेक्ट है? पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इतना पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरिया इन द बॉर्डर विंग गार्ड बटालियंस हैव रेस्ड इन सम स्टेट। देखो सम स्टेट आ गया, ये क्या हो गया? जनरल स्टेटमेंट। एंड इफ दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब यहां से मुझे पता लग रहा है कि 2 and 3 आर राइट, बट अगर यहां पे अगर ये पुलिस स्टेट के अंडर है तो, और होमगार्ड जो है अगर मुझे सेंटर के अंडर दे दिया तो क्लैशेस नहीं होंगे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये होना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट। ओके, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा एक लॉजिकली सोचा मैंने और इसका आंसर मुझे आ गया, आंसर बी। अब देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया अंडर द कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एन अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ओके, देन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पार्ट है। नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज फेयरिंग विद द पुलिस। ओके, देखो ये जो है अगर पता है तो पता ही नहीं पता, बट अब ये वाला सेलिब्रेटिंग गन फायर विच कैन बी एंडेंजर्ड द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये आर्म्स एक्ट के अंडर हो सकता है, देन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ये तो कॉमन है, ये तो नॉर्मल है। अब देखो, अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर ही आता है। एंड नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और अ मिलिट्री ऑफिसर विद व्हेन एंगेज्ड इन द ड्यूटी, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर नहीं आता, ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंडर ही आता है। ओके, देन द आंसर विल बी ओनली 2। ओके गाइस, सो यहाँ पे अभी हमारा सेकेंड 2023 का पेपर हो गया। ओके, नाउ 22 का सॉल्व करते हैं। ओके, चलो चार स्टेटमेंट है, जब तक आप कंफर्म नहीं होते ना कोई स्टेटमेंट राइट है तब तक आप उसको राइट मत कीजिए, तब तक आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। द परसेंट of the report of H.N. Hansel Committee, the Contempt of Court Act 1971 पास, मुझे नहीं पता ये ट्रू या फॉल्स है, मैं उसको ऐसे रखूंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स, देखो एम्पावर इज अ वेरी जनरल टर्म, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देमसेल्फ। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, देखो मैंने बोला था ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर डिफाइंस, तो मैंने ये हटा दिया तो 3 हट गया, तो 3 हट गया, तो यस मेरा 1 तो ट्रू ही आ गया, एंड देन 2 इज ऑल्सो माई ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो, अब मुझे देखना है 4 राइट है या नहीं है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक द लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, पार्लियामेंट ही ऐसा कुछ लॉ बना के पास करेगी ना। ओके, तो द आंसर विल बी बी। थोड़ा पेशेंस रखोगे ना सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट द कॉर्पोरेट लॉ एंड पेटेंट अटॉर्नरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ द एडवोकेट्स। देखो
ये जो होगी ना, ये थोड़ी सी मैसी स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग इसको रेड फ्लैग करके रखेंगे, इसको रेड फ्लैग करके रखेंगे। आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द बार काउंसिल हैव द पावर टू ले द रूल्स रिलेटेड टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेस ऑफ लॉ कॉलेज। यस, बार काउंसिल, ऐसा बोला है कि बार काउंसिल के पास ही सिर्फ पावर है। उसने बोला है सिर्फ बार काउंसिल के पास दे हैव द पावर। दिस इज द जनरल स्टेटमेंट। अगर जनरल स्टेटमेंट होगी तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो, द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट द कॉर्पोरेट लॉ, अरे उनको भी तो एडवोकेट्स ही बोलते हैं ना। पेटेंट लॉ ऑर्डिनर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ द एडवोकेट्स, ऐसे कैसे बोलेंगे कि ये एडवोकेट नहीं है। ओके, सिर्फ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर को ही बोलेंगे, देन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो आंसर विल बी ओनली बी। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये फॉल्स हो गई तो ये गया, ये गया, ये गया, एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लगता। when a constitution amendment bill is presented to the president, it is obligatory for the president of India to give his yes, this is a true statement. A constitution of bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha with the special majority, and there is no provision of joint sitting. This is also a true statement. फैक्चुअल है, कुछ ऐसे लॉजिक लगाने जैसा कुछ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाइज, देखो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर क्लासीफाई एनीथिंग, ये फॉल्स हो गई। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री in the union government include the prime minister should not exceed 15%. yes, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट से बना है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा 91st अमेंडमेंट एक्ट ही या नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन 15% है। और दिल्ली के लिए कितना है, दिल्ली के लिए 15% नहीं, दिल्ली के लिए 10% है। ओके, इतना याद रखो इसमें। तो ऑप्शन बी इज राइट स्टेटमेंट। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर मतलब क्या, वो पावर सिर्फ लोकसभा के पास ही है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ओके, एंड देन क्या है, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, दिस इज एक्सक्लूसिव पावर, ये इनके पास ही है। तो ये गया, ये गया। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट नहीं। अब देखो, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये एक्सक्लूसिव पावर है क्या? ओके, दो यहाँ पे बताओ मुझे, एक्सक्लूसिव पावर है क्या? सिर्फ उनके पास ही और किसी के पास नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, ये क्या बोलते हैं, लोग राज्यसभा भी रेटिफाई कर सकती है टू फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके, तो आंसर विल बी ओनली बी। यहाँ ये राज्यसभा के पास भी पावर है। ओके, बट यहाँ पे अब ये देखो कि टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन बोला है ना, बट डिक्लेरेशन को रिवोक करने के लिए, ठीक है, मैं सॉरी, डिक्लेरेशन को निकालने के लिए सिर्फ लोकसभा अकेले भी निकाल सकते हैं। तो वो लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, बट रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, रेटिफाई करने के लिए। विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The law specified that nominated party cannot join any political party within 6 months. देखो इन्होंने उल्टा दे रखा है। ओके, 6 मंथ तक वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट 6 मंथ के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकते। देन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद द प्रेसिडेंट ऑफ इट हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। ओके, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, कोई लॉ नहीं है वो बोलेगा कि भाई जो प्रेसिडेंट ऑफिसर है, प्रेसिडेंट स्पीकर होगा या फिर चेयरमैन होगा, कि आपको एंटी डिफेक्शन केसेस को इतने टाइम स्पैन में आपको देना पड़ेगा। ओके, तो दिस सेकेंड वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी ओनली बी। चलो नेक्स्ट, अब देखो, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर। ओके, देख सबसे पहले तो ना आपको अगर पता नहीं होगा, अगर ओनली आ गया तो एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, आप इसको रॉन्ग करोगे। बट अगर आपको लॉजिक नहीं, नॉलेज से जाना है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बस इसी को पावर है। ओके, हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को नहीं है। हमारा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता, वो है, ठीक है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when government when appointed or him resigns. देखो,
अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ओके, ये प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अपॉइंट जो प्रेसिडेंट करता है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करता है कि इनको करो करके। ओके, तो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट ने आपको ये किया है, अपॉइंट किया है, वो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो आपको क्यों रखेंगे नई गवर्नमेंट। ओके, तो ये प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता ये बात। ओके, द आंसर विल बी डी हियर। With reference to the writs issued by the court in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Okay, सही बात है। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हम लोग नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। अगर वो पब्लिक ड्यूटी है तो वो स्टेट आर्टिकल 12 स्टेट के अंदर के डेफिनेशन में आ जाएगी। ओके, तो 1 इज अ ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट, mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Okay, and any public minded person can be petitioner to move the court of obtain the writ of quo warranto. Can बोला है ना, तो can is a true statement। तो 1 and 3 तो राइट है, तो मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब मुझे पता होना चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू है या फॉल्स है। ओके, अब देखो, मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती क्या मैंडामस? बताओ मुझे। सिंपल सा 1 मिनट लो यहाँ पे और लॉजिक ज़रा सोचो कि ऐसा हो सकता है क्या? अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो मैंडामस के अगेंस्ट नहीं जा सकती क्या? बताओ मुझे। गुड। देखो, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो वहाँ पे अप्लाई होगा। देखो 1 और 2 फिर अलग अलग नहीं हो जाएंगे। ओके, देन इसके वजह से दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द आंसर इज सी ईयर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत, ओके, with reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statement. प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। मस्ट एक क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम स्टेट, एक्सट्रीम वर्ड। हैज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवर, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ। अल्टीमेटली एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी बोला है, एवरी ये भी क्या हो गया? एक्सट्रीम हो जाएगा। इट हैज सिमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट है। तो मेरा 3 आ गया। अब देखो 1 एंड 2 एकदम एक्सट्रीम हो गया तो मैंने उसको हटा दिया, समझो 1 को हटा दिया मैं, तो आंसर विल बी बी हियर। With reference to the Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. As per the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha, the election of the Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker must fix. This is a true statement. अगर स्पीकर ने बोला है कि ये इस टाइम पे होना चाहिए तो उसी टाइम के होना चाहिए, और स्पीकर का कौन करता है? प्रेसिडेंट। It is mandatory provision that the election of the candidate as the deputy speaker shall be from either from the principal opposition party or a ruling party. ओके, अब यहाँ पे एक बात पे गौर फरमाओ। ठीक है, यहाँ पे तो पहली चीज़ तो बोला है मैंडेटरी। ओके, मैंडेटरी कोई भी चीज़ नहीं होती। हाँ, बोल सकते हो कि प्रैक्टिस से हो रही है बट मैंडेटरी नहीं होगी। तो ये जो वर्ड है ना मैंडेटरी, एक रेड फ्लैग हो जाता है। ओके, तो मैंने 2 हटा दिया, 2 हटा दिया। अब मेरा बचा 1 एंड 3 एंड 3 एंड 4। तो मुझे पता है कि मेरा ये तो गलत है। ठीक है, 3 तो मेरा ट्रू है। अब मैं 4 देखता हूँ कि मेरा राइट है या रॉन्ग होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा आंसर चूज करूंगा। ओके, द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन ऑफ द मूव्ड बाय द स्पीकर एंड द ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे बताओ कि ये चीज़ कंपलसरी होना ज़रूरी है क्या? पहले बात तो ठीक है, पर यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो तो मेरी ट्रू है। ओके, क्योंकि ये मैंने पढ़ी हुई है, तो बाय आंसर विल बी ओनली ए। ओके, चलो नेक्स्ट। टू 2019 से एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये।
Okay, if a particular area is brought under the fifth schedule of the constitution, which one of the following statement best reflect the consequence of it? It will prevent the transfer of the land of tribal people to non-tribal people. It will create a local self-governing body in that area. It will convert the law into the union territory. ये नहीं है. The state have some such area would declare special category. ये भी नहीं है. ठीक है, सिंपल है. It would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. 2019 में क्वेश्चन आया था. As it is, जो स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है ना क्वेश्चन, उसका आंसर था 19 में, और यहाँ पे उसी आंसर को यहाँ पे क्वेश्चन बना रखा है, और जो आंसर है वो क्वेश्चन था. ओके, तो इन्होंने उल्टा कर दिया है. तो गाइस यहाँ पे हमारा 2022 भी हो गया. अब 21 सॉल्व करेंगे, देन 2020 एंड देन 2019, और इसके बाद हम लोग रैप अप कर देंगे. मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 77. तो क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77? तो यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 77 देखो. क्वेश्चन नंबर 77 क्या दे रखा है कि वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल. ब्रिटिश मॉडल के ऊपर हम लोग ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रखी है. सही बात है, बिल्कुल कुछ उसमें नया नहीं है. बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दी दैट मॉडल? और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन इंडियन मॉडल एंड ब्रिटिश मॉडल. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आंसर मिलेगा. ओके, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरिन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव लिमिटेड. एग्जैक्टली. ओके, हमारे यहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है. ओके, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, in India, matter related to constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme Court. This is also true. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ इशू होता है तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास ही जाता है. ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द आंसर इज सी. कुछ ऐसे समझाने जैसा है नहीं, लॉजिक नहीं है, नॉलेज के बेसिस पे हो सकता है. यस. अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था. ओके, ये वाला क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? इसमें ना लॉजिक हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है. मैं समझाता हूँ कैसे. एन गोपालन आयन कमिटी सजेस्टेड दैट मिनिस्ट्री एंड द सेक्रेटरी टू बी डेजिग्नेटेड सोली बाय परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट. यहाँ पे क्या है, एन स्वामी अयंगर कमिटी. यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन फैक्चुअल है कि ये कमिटी ने ये सजेस्ट किया था. ठीक है, तो 78 क्वेश्चन ये फैक्चुअल है, तो ये फैक्ट है. Then in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission (ARC), and it was placed under the Prime Minister charge. अब देखो, एक तो 1970 फर्स्ट फैक्ट. ओके, देन यहाँ पे ARC कमेटी के बारे में बोल रहा है सेकंड फैक्ट, और यहाँ पे बोल रहा है कि उसको प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही दे रखा है, तो थर्ड फैक्ट. अब इतना डिटेल में किसको पता होगा? ऑब्वियसली अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग ये फॉल्स अज्यूम करेंगे, बट इसका आंसर है ओनली बी. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. तो यहाँ पे लॉजिक जो है हमारा फेल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी लॉजिक हमारा फेल होता है, उसका कुछ इशू नहीं है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देन. राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओके, राइट टू प्राइवेसी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब मुझे इसमें समझाने की जरूरी नहीं है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी. ओके, हाँ. अब देखो, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने निकाल दिया था, तो ये डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं. हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रादर मैं ऐसे बोलूँगा. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग वो देखते हैं. इसको ना लॉजिक के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, पूरा लॉजिक के बेसिस पे, क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन इसमें लक्ष्मीकांत में होते नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं तो लॉजिक अप्लाई करना ही पड़ेगा. तो इसको लॉजिक के बेसिस पे देखते हैं. राइट टू द सिटी इज अ एग्रीड. ओके, राइट टू द सिटी के बारे में बात करें, इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड. ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड बोला है. ओके, गौर फरमाइए. देन राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू क्लेम पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी. ओके, ठीक है. Right to the city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the cities. अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये जो राइट टू द सिटी है एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स, ये आगे यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स मतलब
ये फैक्चुअल हो गया भाई, यूएन हैबिटेट ही होगा क्या, और कोई नहीं हो सकता। ओके, मॉनिटर द कमिटमेंट मेड बाय द ईच कंट्री, हर एक कंट्री के बारे में बात कर रहा है। ईच कंट्री में इतना खाली तो नहीं होगा ना, ठीक है, ईच कंट्री तो नहीं होगा, कुछ कंट्रीज होंगे जिसने एग्रीड किया रहेगा। ओके, तो ईच कंट्री तो एक्सट्रीम हो गया, तो ये स्टेटमेंट हटा दो, दिस विल बी माई फॉल्स स्टेटमेंट। तो मैंने ए हटा दिया, सी हटा दिया, मतलब 3 तो मेरी 100% ट्रू है। अब मुझे देखना है कि ये मेरे सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी, देखो एवरी सिटीजन नहीं बोला, एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी, स्पेसिफिक बात करी है। द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, अब पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में गवर्नमेंट बात करेगी ना, प्राइवेट के ऊपर तो बात नहीं करेगी, तो इसके राइट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो आंसर विल बी डी। ओके, देन नेक्स्ट, हाँ मैं इसके बारे में बात करता। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ एन कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन द जेल। सिंपल सी बात है, जुडिशियल कस्टडी क्या बोल रहा है, जुडिशियल कस्टडी जेल के बारे में बात करेगा, और पुलिस कस्टडी पुलिस स्टेशन के बारे में बात करेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जुडिशियल कस्टडी ओके मीन्स अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के कंसर्न के हैं, एंड सच अक्यूज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन द जेल। भाई जुडिशियल कस्टडी है तो जुडिशियल पुलिस कस्टडी में क्यों वो लॉक होगा, पुलिस कस्टडी तो नहीं है, तो दिस विल बी माई द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, द जुडिशियल कस्टडी, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। बराबर है, जेल में है बंदा, अगर जेल में है तो कोर्ट का परमिशन लगेगा ही ना, अगर पुलिस स्टेशन में होता तो डायरेक्टली वो उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। ओके, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो माय आंसर विल बी ओनली बी। सिर्फ कॉमन सेंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में भी ये रिपीट हुआ था। ओके, 23 में ये रिपीट हुआ था, मैं कैसे बताता हूँ। With reference to the India, consider the following statement: when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied such prisoner because it is a matter of the right। देखो parole cannot be denied, भाई एक तो तुम जेल में हो, ऊपर से तुम्हें राइट भी चाहिए, और cannot be denied ये एक्सट्रीमिटी हो जाएगा, दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन द पैरोल रूल्स। ओके, अगर आपको इतना पता है कि प्रिजन कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना रूल्स बना लेंगे, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो आंसर बी इज ट्रू। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यही चीज़ आपको 2023 के पेपर में भी आई थी कि स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड। ओके, मैं दिखा दूँ एक बार आपको, देखो इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यही आया था ना, सेम रिपीट हुआ था। ओके, इसलिए ये PYQ बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए। ओके चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नेशनल लेवल which ministry is a nodal agency to ensure effective implementation okay of implementation of scheduled tribe and other traditional forest dwelling act 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके लक्ष्मीकांत, अगर लक्ष्मीकांत नहीं तो शंकर IAS। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हाँ, अगेन द लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोलेबल डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेजिस्लेशन के पास है वो पावर है। ठीक है, अगर आर्टिकल 32 होता तो वो जुडिशरी के पास वो पावर होती। सही बात है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा फिर, यहाँ पे या आंसर विल बी आर्टिकल 14। ओके, तो यहाँ पे लेजिस्लेशन एंड देन यहाँ बोला कि लेजिस्लेशन के पास वो पावर है, ऐसा नहीं कि जुडिशरी के पास पावर है। ठीक है, नहीं तो रिट्स के अंडर वो जुडिशरी के पास पावर आ जाती थी। ओके, देखो बेसिक क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक। एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, समझाने जैसा इसमें कुछ नहीं है। ओके, इसका आंसर इज इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट क्या डिफाइन करता है?
ओके, अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए ना, आपको ना थोड़ा सा इसमें देखना है, क्या देखना है पता है आपको? जब भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे 4 स्टेटमेंट वाले आ गए ना, आपको आंसर है ना मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल स्टेटमेंट में मिलेगा, स्मॉल स्टेटमेंट में। ठीक है, ये पीवाईक्यू के एनालिसिस से मैं बता रहा हूँ। स्मॉल स्टेटमेंट में क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे जो स्टेटमेंट होती है अच्छी तरह से डिफाइंड होती है। अगर वो अच्छी तरीके से डिफाइंड है, ऑब्वियसली वो एज इट इज डायरेक्टली कहीं ना कहीं उठाई है, घुमाई नहीं जाती है। ओके, और अगर आपने मेरे पिछले पेपर्स का एनालिसिस भी देखा रहेगा, आपको वहाँ पे पता होगा कि यस, ये बात ज़रूर है, क्योंकि हमने सारे जो क्वेश्चन थे इसी के बेसिस पे सॉल्व किए थे स्टेटमेंट वाले। ओके, अब देखो इसी को कैसे एलिमेंट करना है। और सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन द डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंटली लिविंग नहीं हो सकता ना, स्टेट की डेफिनेशन बदलती रहती है, बाउंड्री बदलती रहती है, तो ये तो चला गया। अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है ना वो सोवरिन भी तो होनी चाहिए। ओके, और डेफिनेट टेरिटरी चाहिए रहती है, वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, अगर उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, गवर्नमेंट है, बट ये स्टेट डिफाइन नहीं करता। ओके, देन अ politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintaining law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustenance। ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है, ठीक है, बट इसको मार्क करने से पहले मैं ए भी देखना चाहता हूँ। द कमिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये आ गया ना सोवरेनिटी, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ी घुमाई गई है, तो इसका आंसर इज ए। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 with reference to the Indian judiciary, consider the following statement: any retired judge of the Supreme Court can be called back and sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of with the prior this is a true statement। okay, सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है, वहां पे आपको पता चलेगा दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज। ओके, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, हाई कोर्ट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दे रखी, इसके वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो आंसर इज ओनली ए। With reference to the India, consider the following statement: there is only one citizenship and one domicile। ओके, ये एक्सट्रीम हो जाती है। द सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी एक्सट्रीम हो जाती है। द फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। ये तीनों में से ज़्यादा एक्सट्रीम है, तीनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये मुझे ज़्यादा एक्सट्रीम लग रही है। अगर ये मेरी ज़्यादा एक्सट्रीम है तो 3 तो हटा दिया, अब मुझे चूज़ करना है ए और बी में से। अब मुझे पता है मतलब अगर प्रेसिडेंट का चैप्टर अच्छे से करोगे, ठीक है, वहाँ पे लिखा गया है, हाँ, इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो बाय बर्थ, ओके, एंड एक्वायर अगर सिटीजनशिप एक्वायर किए उससे भी हो सकता है, बट यूएस में बस सिर्फ बाय बर्थ ही हो सकता है। ओके, तो द आंसर इज ईयर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following factors constitute the best safeguard the liberty of the liberal democracy। देखो, कमिटेड जुडिशरी बहुत ही खतरनाक है हमारे स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। ओके, तो कमिटेड जुडिशरी नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन पावर है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली हमें पावर ये चाहिए, क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पावर चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ओके, एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगी, सेपरेशन ऑफ पावर, अगर मेरे पास सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, हर एक का दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसके वजह से ना एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बना रहता है। ओके, तो इसके लिए आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in India constitution, Indian constitution, concentration of wealth violates what? ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसके अंडर आता है? ये डीपीएसपी के अंडर आता है।
तो आंसर इज डायरेक्टली बी। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके हाँ देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, उसके बाद उसको लीगल राइट किया गया। ओके तो अभी वो लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था। तो इसका इसका आंसर क्या होगा? ओके लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। अगर वो लीगल राइट है तो सिर्फ सिटीजन्स को क्यों देगा? अरे हम लोग ने तो फंडामेंटल राइट्स भी कितने लोगों को दे रखा है, ठीक है, सिटीजन्स को नहीं है, सिर्फ लिमिटेड राइट सिटीजन्स को है। देन फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स ओनली, फंडामेंटल राइट नहीं है, हमें पता है लीगल राइट है, तो आंसर विल बी बी। व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द 26 जनवरी 1950? ओके स्टैटिक का पोर्शन है, वी द पीपल, ठीक है, हैज सोलिंग रिजल्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। अब इसमें से बताओ कि कौन सा हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड कर रखा था। एक तो था सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे सोशलिस्ट कहाँ पे, सेक्युलर यहाँ पे हटा दिया, सोवरेन सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, और सेक्युलर भी हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये भी है। तो आंसर विल बी सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, द आंसर इज बी। प्रियम्बल का चैप्टर अच्छे से करोगे समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 22 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2021 में भी आया है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म हल्बी हो एंड कोई प्रिटेंस टू बी, देखो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ लॉजिक वगैरह कुछ लगा नहीं सकते, आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, तो आंसर इज ट्राइबल लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन अच्छा है। ओके ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको लॉजिक के साथ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके इसको मैं लॉजिक के साथ निकालूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। द भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) of the Constitution. Okay, Padma Award which were instituted in the year 1954 were suspended only once. Okay, अब यहाँ पे एक बात समझो, एक तो ईयर दे रखा है और बोला सस्पेंडेड ओनली वंस, पता नहीं भाई जब इमरजेंसी लगी होगी तभी भी हुआ रहेगा, तो ये तो मेरा फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। ओके अगर नॉट करेक्ट बोला है तो मुझे यहाँ से आइडिया लग गया, तो 2 इज माई नॉट करेक्ट, तो मेरा 2 होना चाहिए। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवॉर्डेड आर रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर्स। ये भी एक फैक्ट हो गया, फैक्ट बोल सकते हो या फिर डेटाबेस बोल सकते हो, तो डेटाबेस इज ऑलवेज रॉन्ग अगर अनलेस एंटिल आपको पता है, तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो फॉल्स। अब देखो द भारत रत्न टाइटल्स एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर्टिकल 18(1) के अंडर नहीं आता। ओके टाइटल्स में आप पद्म अगर आपको पद्म भूषण मिल गया, पद्मश्री मिल गया, आप आपके नाम के पहले ये टाइटल नहीं लगा सकते। और आर्टिकल 81 क्या बोलते हैं, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें क्या आप डॉक्टर, मेजर, यही सारे टाइटल्स लगा सकते हो, ठीक है। तो महाराजा राजा वाले सारे टाइटल्स हटा दिए थे, तो आंसर विल बी ओनली डी। ओके गाइज इसके साथ हमारा 2021 का भी पेपर खत्म हो गया। ओके 2021 का भी हमने खत्म कर दिया। चलो 2020 एंड देन 2020 होने के बाद क्या बचेगा हमारा, 2019 हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ओके मोर देन 3 मंथ्स, ये आ गया फैक्ट। स्टेट कैनॉट एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग ऑफ द आधार डेटा। अब देखो ऑल्दो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, बट अगर लॉजिकली देखोगे, अगर प्राइवेट के पास हमारा आधार का डेटा चला गया, हमारी तो कुंडली चली जाएगी उनके पास, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, बट ट्रू भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं होल्ड पे रखता हूँ, मुझे पता नहीं है। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मुझे पता नहीं है।
आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आधार मैंडेटरी बोल रहा है टू गेटिंग आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फैक्चुअल है। पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, 1 हटा देता हूँ, तो 1 हटा दिया, 1 हटा दिया तो इधर मुझे 2 और 4 राइट करनी है या फिर 3 राइट करनी है। ओके, बट ये स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा मुझे ट्रू लग रही है। क्यों? क्योंकि इनमें बोला है कि आधार किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग नहीं पैचअप कर सकते, टाइप कर सकते, तो द आंसर विल बी बी ईयर। ओके, अब देखो सर बोले कि सर यहाँ पे भी मैंडेटरी है, यहाँ पे भी मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी एक्सट्रीम हो जाती है। हाँ, बट अगर आपके पास 2 मैंडेटरी होगा ना, उसमें से एक मैंडेटरी तो पक्का राइट होगा। ओके, ये PYQ बेस्ड बेसिस के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ ये बात में, ठीक है। देन नेक्स्ट, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा। ओके, अब बताओ कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, ये एक्सक्लूसिव है राज्यसभा के पास। अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये लोकसभा के लिए है। एंड मोशन कट में, ये भी लोकसभा के, तो आंसर इज बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, क्या बोला है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। MP led must be used to create durable asset like physical infrastructure, health and education। अभी देखो यहाँ पे मस्ट बोला है, बट ये ज़रूरी भी है ना फिजिकल एसेट बनाना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ MP फंड ऑफ ईच MP फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST। देखो स्पेसिफिक बोला है, ऐसा नहीं बोला है ना कि यही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। काफ़ी उन्होंने एक लिमिट भी नहीं दे रखी है, तो उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है, तो हो सकता है स्पेसिफिक, तो ये भी ट्रू हो जाएगी, काफ़ी जनरल है। MP लेड फंक्शंस आर सैंक्शन ऑन द ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब मुझे इसका पता नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी ईयर। देखो एवरी ईयर उसने बोला है कि 10% डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने इंस्पेक्ट करना चाहिए। क्या दिक्कत है 10% इंस्पेक्ट करने के लिए? एटलीस्ट 10% तो बहुत ही मिनिमम है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगी। तो ऐसा कोई है क्या यहाँ पे मेरा 1, 2 एंड 4 आ रहा है, 1, 2 एंड 4 यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर इज डी। ओके, माय आंसर विल बी या डी। चलो नेक्स्ट 3 हो गया, देन 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल बताओ भाई साहब, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 किसके अंडर आता है? राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। ओके, तो आंसर विल बी यार डी। ओके, चलो देन आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे और क्या हो सकता है? बताओ मुझे, चलो देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है आगे। सो इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, ठीक है, किस में ये बताओ मुझे? ये है DPSP में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं लक्ष्मीकांत से। ओके, तो आंसर इज डी यहाँ पे। कन्वेंशनल प्रैक्टिस आपका कभी नहीं होगा। 7 शेड्यूल क्या करता है? लिस्ट, तीनों लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड करता है। प्रियम्बल में भी नहीं है। ओके, तो ये DPSP में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Along with the budget, the finance minister also places the document before the parliament which includes the macroeconomic statement. The aforementioned statement is presented because of its mandated by, देखो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हटा दो। कन्वेंशन में तो आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। ओके, अब देखो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे पता है आर्टिकल 10 क्या है, मनी बिल है। मनी बिल में तो ऐसा कुछ आर्टिकल है नहीं, अगर होता तो मैं पढ़ लेता, ठीक है। अब आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ FRBM एक्ट। अब देखो प्रोविजन बोला, ऐसा नहीं बोला ना कि FRBM एक्ट में यही चीज़, काफ़ी उन्होंने काफ़ी ओपन एंडेड रखा है यहाँ पे, तो आंसर इज डी।
आ गया वापस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट। अरे कितने बार रिपीट होगा भाई साहब, ये गवर्नमेंट, ये यूपीएससी मुफ्त के मार्क्स दे रहे, वापस रिपीट हो गया। हाँ ये देखो, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। रिफ्लेक्ट बोला है, स्पेसिफिक नहीं बोला है, रिफ्लेक्ट बोला है, तो कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्शन आ ही जाएगी। तो इसका आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इसमें इतने सारे चीजें हैं, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होगा ही ना, तो आंसर विल बी ईयर डी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन्स। तो सबसे पहले इसमें ना एक्सट्रीम हटा दो। एक्सट्रीम कौन सा दिख रहा है आपको? एक्सट्रीम दिख रहा है ऑल सीनियर सिटीजन्स। ऑल क्यों होना चाहिए? अगर अमीर सिटीजन सीनियर सिटीजन है तो ऑल क्यों होगा, तो ये हटा दो। तो ये हट गया, ये हट गया, अब ए एंड सी रह गया। ओके तो यहाँ से मुझे लग रहा है 2 इज तो पक्का राइट। अब 2 पक्का राइट है, ठीक है। अब देखो 2 पक्का राइट मुझे बोल रहे लोग, अब मुझे ए और 1 और 3 में मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा है। ओके 1 और सी में मुझे डिसाइड करना है कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं ये लोग ट्रांसजेंडर को 2 लाख रुपए, ओके, एंड ओबीसी के लिए 3 लाख रुपए। ये इतना भेदभाव क्यों होगा बताओ मुझे? अगर ट्रांसजेंडर को 2 लाख रुपए कंफर्म बोल रहे हैं तो ओबीसी के लिए 3 लाख ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? और पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख, तो ये तो ठीक है कि 1 लाख का हो सकता है, ठीक है। तो 3 कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है, तो आंसर विल बी ए। The Constitution of India can summon session as at such places as it thinks fits। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या एक्सट्रीम है बताओ? सिंपल है, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 सेक्शन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 सेक्शन। प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स के बाद और क्या आता है? डिफाइन, और क्या आता है? क्लासीफाई। जहाँ पे भी आपको ये कीवर्ड दिखे ना उसको रॉन्ग मार्क करो, तो ये रॉन्ग हो गया। देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। देर इज नो मिनिमम नंबर बोला है, ठीक है। ऐसा नहीं को बोला कि स्पेसिफिक इतनी ही है, काफ़ी ओपन एंडेड है ये स्टेटमेंट। तो अगर मैंने 2 रॉन्ग कर दिया तो माई आंसर विल बी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये नहीं बोलती ना कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो थोड़ी ना। जैसे अभी बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई तो कांग्रेस के कौन से लोग हैं गवर्नमेंट में? नहीं है ना, बट कांग्रेस के लोग तो पार्लियामेंट में तो है ही, तो ये चला जाएगा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। ये ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। देखो गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करती है, ठीक है, बट पीपल रिमूव नहीं करती, पार्लियामेंट रिमूव करते, तो ये चला गया। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड। नहीं भाई, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगेगा, पास हो जाएगा तो रिमूव कर सकते हैं, तो आंसर विल बी बी ईयर। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? डायरेक्ट है डीपीएसपी आर्टिकल 36। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर डिफाइंस एनीथिंग, ये हटा दो, तो ये चला गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेस्ट। देखो ये वाला थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डाइसी चीज़ है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 13 तो यही बोल रहा है, आर्टिकल 13 तो यही बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू दे रखा है, बट यहाँ पे इन्होंने यूपीएससी ने इसको रॉन्ग बोला था, ये स्टेटमेंट को, कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर प्रोवाइड्स, नेवर डिफाइन एंड नेवर क्लासिफाइज एनीथिंग। माय आंसर विल बी डी ईयर। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। ओके, ये गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। क्लास स्ट्रगल तो नहीं था। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, गांधी जी बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए बट बहुत कम चाहिए। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इसका आंसर नहीं पता। तो द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, तो आंसर इज हियर ए।
अगर आपको बी और सी तो एलिमेंट करना पड़ेगा, ए और डी में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। In the context of India, which one of the following is a characteristic appropriate for bureaucracy? अब भाई साहब की ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड पूछा है। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। एन एजेंसी फॉर वाइडिंग स्कोप द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चरल ऑफ फेडरलिज्म, ये भी नहीं। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नहीं। एंड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यस, यही चीज करती है ना ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज a legal part of the constitution but has no legal effect, not a part of the constitution and has a legal effect. Okay, and then okay, उसके बाद क्या दे रखा है? a part of the constitution as and a same legal part of any other. ठीक है, सिंपल सी बात है, it is a part of the constitution, सबको पता है। ठीक है, तो ये नॉट ये हटा दिया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड सेम लीगल रेट ऑफ अदर पार्ट। मतलब अगर मुझे बताओ, अगर तुम्हारा प्रीएम्बल में कुछ वायलेट हो रहा है, तो जैसे आप फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो, प्रीएम्बल के लिए कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये भी चला गया। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट, यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे लीगल इफेक्ट है बट बोला है कि यहाँ पे नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट, तो आंसर इज डी है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, पार्ट 4 क्या है बताओ मुझे? पार्ट 4 इज डीपीएसपीज, दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नहीं। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये ट्रू है। द प्रिंसिपल ले डाउन इन दिस आर इन्फ्लुएंस टू मेकिंग influence the making of law by the state, this is also a true statement, यही करते हैं, इन्फ्लुएंस ही करते हैं, तो आंसर विल बी डी ईयर। ओके, चलो देन नेक्स्ट। अब 19, according to the constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state, okay, for 6 months even if he or she is not a member of legislature of the state। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा डाइसीनेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है who is eligible to vote, एलिजिबल टू वोट मतलब क्या? वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा। अगर वो इंडियन सिटीजन हो रहा है तो वो पार्लियामेंट में आ सकता है, अगर वो पार्लियामेंट में खड़ा हो सकता है और उसको अभी तक उसको इलेक्ट नहीं किया है तो यस वो मिनिस्टर बन सकता है। जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बनी थी, उद्धव ठाकरे एमएलए नहीं थे, फिर भी उनको सीएम बना दिया था और फिर एमएलसी की टिकट, एमएलसी का इलेक्शन जितवा के उनको मेंबर कर दिया था। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, द पीपल कन्विक्टेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड। नहीं, उनको एक बफर पीरियड दिया जाता है 5 या 6 साल का, परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड नहीं करते। ओके, तो माय आंसर विल बी ए ईयर। चलो देन नेक्स्ट 19 हो गया। 2020 का पेपर भी गाइस खत्म हो गया। अब 19 खत्म करके विल रैप अप दिस सेशन। The 44th Amendment Act to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. Okay? अब मुझे पता नहीं है 44th Constitutional Amendment Act ही है या नहीं। ओके, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। The Supreme Court of India struck down 1999 Constitutional Amendment Act. Okay? To the Constitution of India as being violated as independence of judiciary. Yes, NJSC का एक्ट निकाल दिया था ना 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कहा था, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो थी ना वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी।
42 में काफ़ी ड्रास्टिक हुई थी, बट जो भी चेंजेस हमने 42 में किए थे उसको सुधारने के लिए 42 कर दिए। अगर ऐसे कर रहे हो, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस इन द आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, नहीं, या आई गेस ये 35 या फिर 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हुआ था, मुझे ढंग से याद नहीं है अभी, ओके, बट 44 तो नहीं है, तो आंसर विल बी बी है। द मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर, ये नहीं है, स्पीकर कैन रिजेक्ट, वो तो स्पीकर का डिस्क्रिशन है, लेना या नहीं लेना, तो 1 हटा दिया मैंने, तो मुझे पता है, तो 3 तो मेरा पक्का ट्रू है, ये तो है ही नहीं मेरा। अब देखो, इफ अ मोशन फॉर द जजमेंट इज टेकन ऑन वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बट नॉट लेस देन 2/3, यस, यही मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी, आंसर विल बी सी है। ओके, यहां पे आंसर क्या है मेरा, सी। अब देखो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द 9th शेड्यूल इज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, देखो 9th शेड्यूल कब आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1951 में। 1951 में कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे, तो आंसर विल बी ए। द कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द इंदिरा गांधी, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता, फैक्चुअल है। नाउ कोल आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, नहीं पता। टिल इंडिया इंपोर्टेड द कोल टू मीट अप द शॉर्टेजेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द कोल प्रोडक्शन, नहीं, स्टिल वी आर इंपोर्टिंग, तो 3 तो चला गया, तो 3 गया, 3 गया, 3 गया, योर आंसर विल बी ए, सिंपल। चलो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट एग्जम्प्टेड द सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, देखो सेवरल पोस्ट बोला है ना, सेवरल पोस्ट इज अ जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक नहीं बोला है, तो ये जनरल हो गया, तो ए तो रहेगा मेरा। द अबव एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times, ये भी फैक्ट है, मुझे नहीं पता। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन, देखो वापस आ गया डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन नेवर डिफाइन एनीथिंग, तो 3 हटा दिया, तो आंसर विल बी ए। ओके, ये डिफाइन का बहुत है। देखो, अंडर द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर माइनिंग, इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल प्रॉपर्टी प्राइवेट माइनिंग फॉर डिक्लेयर नल एंड वॉइड, किसके अंडर होता है। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। यस, यहां पे ये पढ़ो, विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरिया, विथ क्या लिखा है, विद द नोटिफिकेशन ऑफ सच एरिया टेक्स अंडर द, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ट्रांसफर ऑफ नॉन ट्राइबल, अच्छा ये 22 में था, सॉरी ये वाला नहीं था, बट ये भी शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड है। हाँ, ये देखो, इफ अ पर्टिकुलर एरिया ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस, इट वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द ट्राइबल टू द नॉन ट्राइबल। देखो, ट्राइबल टू द नॉन ट्राइबल बोला गया है, ठीक है, आंसर पे है, और यहां पे देखो, यहां पे कहां पे इसमें, ओके, यहां पे क्वेश्चन देखो, द शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ किससे रिलेटेड है, ये होगा 5th शेड्यूल से रिलेटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीवीटीजीज ऑन इंडिया, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, पीजीटीवी आर रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ये डेटा बेस्ड है, मुझे पता नहीं है। अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वन ऑफ द क्राइटेरिया, देखो वन ऑफ द क्राइटेरिया इधर ट्रू, क्यों, काफी ये जनरल है, काफी सारे क्राइटेरिया, इसमें से वन ऑफ द क्राइटेरिया है, तो मैं 2 रख रहा हूं। अगर मुझे 2 रखना है तो मैं 3 को हटा दूंगा। देयर आर 95 पीजीटीवीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री, ये भी फैक्ट है, डेटा बोल सकते हो। इरुलियन कोंडा रेडी टाइप आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीजीटीवी, ये फैक्ट है, बट अगर ऐसे 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 स्टेटमेंट आते हैं ना कि दिस एंड दिस, दैट एंड दैट, तो मोस्टली वो राइट हो जाते हैं। ओके, देन 4 इज ऑल्सो ट्रू। अब मुझे देखो, ये हटाना है या फिर ये हटाना है, इधर 1 हटाना है या फिर मुझे 2 हटाना है।
अब देखो, अगर मुझे कुछ, मैं एग्जामिनर रहूँगा और मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं कुछ ऐसे चेंजेस करूँगा जो वहाँ पे मैं इजीली चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 फैक्ट चेंज करने से बेटर रहेगा मैं यहाँ पे एक फैक्ट चेंज कर लूँ। ओके, मतलब 75 का 95 कर सकता हूँ। तो आंसर इज हियर 1, 2 एंड 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। With reference to the Constitution of India, prohibition of limitation and provision regarded in ordinary law cannot act as a prohibition or limitation on the constitutional provide Article 142। आर्टिकल 142 किसके अंडर आता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको आर्टिकल 142 पता होगा। द डिसीजन बाय टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड नहीं है। इट इवेंट ऑफ फाइनेंशियल ग्रीवेंसी डिक्लेयर फाइनेंशियल विदाउट कंसल्टिंग ऑफ द कैबिनेट, ये नहीं है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 360 है ये। द स्टेट लेजिस्लेचर कैनॉट मेक लॉ ऑन सर्टन विदाउट द ऑकरेंस ऑफ द यूनियन, ये भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, आर्टिकल 142। ओके, डायरेक्टली पढ़ लेना एक बार आर्टिकल 142। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर मेक अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ओके, बोला कि गवर्नर क्या बोलता है? कस्टमरी एड्रेस करता है। ओके, देन व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलो लोकसभा ऑन दैट मैटर। ओके, सबसे पहले तो ये तो पक्की है, गवर्नर ही करता है ना। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट करता है और स्टेट असेंबली में गवर्नर करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलो द लोकसभा ऑन दैट मैटर। क्या दिक्कत है इसमें? लोकसभा को ही कर रहे, राज्यसभा को नहीं कर रहे, और लोकसभा सुप्रीम है, लाइक उससे स्टेट असेंबली से बड़ी है ना। तो आंसर विल बी सी ईयर। देखो, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ऑन द फॉरेस्ट एरिया। देखो, फॉरेस्ट एरिया के बैम्बूज नहीं गिरा सकते, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया के बाहर के बैम्बूज वो ले सकते हैं। ओके, फॉरेस्ट एरिया के बैम्बूज लेना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो वो 1 हटा दूंगा मैं, तो 1 हटा गया, ये रहेगा, ये रहेगा। अब मुझे 2 देखना है। एज पर द फॉरेस्ट एक्ट 2006 बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये तो सही है, ठीक है। FRA अगर आप करोगे तो उसमें पता चल जाएगा, उसमें बहुत सारे नाम दे रखे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। तो आंसर विल बी हियर माय बी। चलो नेक्स्ट देखो, एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। क्या आएगा ये? राइट टू क्या आएगा? बताओ मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, राइट टू लिबर्टी। आपकी लिबर्टी है ना, आप किससे भी शादी कर सकते हो, आर्टिकल 21। चलो नेक्स्ट, क्या दे रखा है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 54। चलो पढ़ते। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज अ प्रोटोकॉल, ओके, अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ लैंड माइग्रेंट बाय द लैंड सेनियर। करप्शन बोल रहे हैं और स्मगलिंग की बात कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। UNAC इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन। ओके, ठीक है, ये बोल रहा है करप्शन की बात कर, और यहाँ पे भी करप्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज द इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट रिटर्निंग एसेट टू देयर राइटफुल ओनर फ्रॉम हुम दे हैव बीन टेकन illicitly. The United Nations Offense on Drug and Crime is mandated by its member to assist its implementation of both UNEC and UNTOC. ओके, अब देखो यहाँ पे, ये आपको करप्शन से रिलेटेड लग रहा है क्या? बताओ मुझे। फर्स्ट स्टेटमेंट करप्शन से रिलेटेड लग रही है क्या? ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट करप्शन से रिलेटेड है ही नहीं। ओके, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करप्शन से रिलेटेड नहीं है, ओके, तो मैं 1 हटा देता हूं।
तो आंसर मेरा अगर बी, इधर बी और सी रहेगा। अब 3 को देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्निंग एसेट टू द राइटफुल ओनर फ्रॉम होम दे आर टेकन इलिसिटली। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम में तो ये सारे नहीं होगा ना, तो ये भी गलत है। ओके, और यहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, 1 और 3 को ना इंटरचेंज कर रखा है, मतलब 1 की डेफिनेशन 3 को दी और 3 की डेफिनेशन 1 को दी है, तो आंसर इज सी हियर। ओके, चलो नेक्स्ट। कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Constitution of India, consider the following statement. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law unconstitutional invalid. This is a false statement. High Court can declare. An amendment to the Constitution of India cannot be called upon question by the Supreme Court. नहीं, amendment अगर होगा और अगर वो सही नहीं होगा तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के अंडर वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। तो आंसर इज डी हियर। ओके, देन नेक्स्ट। In the context of the polity, which one of the following would accept as the most appropriate definition of liberty? Liberty क्या है? ठीक है, प्रियम्बल चैप्टर, उसमें एक बार लिबर्टी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा बट उससे आपको क्या फायदा होगा? लिबर्टी तो नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रिनिटी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर, पॉलिटिकल रूलर नहीं बोल सकते, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट के अंडर बोल देते पॉलिटिकल रूलर। और इसके लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स है ना अपने पास, लिबर्टी की क्या ज़रूरत है? अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वंस लाइक, अगर मुझे किसी को गाली देना है, मुझे किसी को मारना है, तो वो मेरी लिबर्टी नहीं है ना, वो मैं कर नहीं सकता, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, देखो ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव नोटेशन नहीं है। ओके, द आंसर विल बी डी हियर। ओके गाइज, तो हमने पॉलिटी भी ख़त्म कर रखा, अभी पॉलिटी भी ख़त्म हो गया। तो जैसे हमने एनवायरनमेंट ख़त्म किया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ओके, इसके साथ अभी पॉलिटी भी हो गया। ओके, एंड देन और क्या हो गया हमारा, और एक सब्जेक्ट हो रखा है ना, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ओके, फिर अभी हमारा क्या बचा है, आर्ट एंड कल्चर बचा है, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट और मेडिवल। ओके, हम लोग ने इकोनॉमी भी ख़त्म कर दिया है। तो बेसिकली अभी हमारा आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल बचा है, वो हम लोग थोड़ी 1-2 दिन में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय।